अच्छा सर, इसके आपने पहले 3 बॉर्डर्स बताए थे और एक आपने बताया था एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और नीचे डायफ्रामेटिक बॉर्डर जो बैलून की तरह नीचे से टच हो। अच्छा, इंफीरियर बॉर्डर जिसको हम कहेंगे, जो जितना भी डायफ्राम से एरिया अटैच हो रहा है। बॉर्डर ये होता है शार्प होता है। अच्छा, वो सॉरी ठीक, वो सरफेस थी। इंटीरियर बॉर्डर, ये इंटीरियर वाला बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर। अच्छा, और ये इंटीरियर बहुत शार्प होता है, ये इसका पॉइंट भी है नोट करने के लिए। फिर सर्फेसिस बताई थी जो आगे रिब से अटैच हो रही है, कोस्टल सरफेस, नीचे जो डायफ्राम से अटैच हो रही है डायफ्रामेटिक सरफेस, और जो दरमियान में अच्छा सर, जो मीडियास्टिनम एरिया दरमियान में पूरा, इसमें जो सरफेस आ रही है अंदर वाली, ये मीडियास्टिनल सरफेस है जिसके अंदर रूट ऑफ लंग सारा कुछ लाया करता है, और एक डायफ्रामेटिक सरफेस हो गई है। तो 3 सरफेस 3 बॉर्डर ये आपने बता दिए थे। उसके बाद आप आए थे लोब्स के ऊपर। राइट के 3 लोब्स होते हैं, ये राइट है ना सर हमारा, क्योंकि कार्डियक इंप्रेशन बना हुआ है लेफ्ट। राइट के 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, और लेफ्ट के 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। और यही बताया था। और 2 फीचर्स होंगे। डायफ्रामेटिक का पहला जो सुपीरियर को मिडल से तकसीम करेगा वो मिडल हॉरिजॉन्टल फीचर होगा, और जो मिडल को इन्फीरियर से करेगा वो ऑब्लिक फीचर होगा। और लेफ्ट में एक ही फीचर होगा जो सुपीरियर को इन्फीरियर से करेगा, वो जो लाइन होगी उसको हम ऑब्लिक फीचर कहेंगे क्योंकि वो ऑब्लिकली आ रही है, और हॉरिजॉन्टल क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल आ रही थी। एक ही हो गया। फिर आपने बताया था सर कि ये हाइलम ही है ना सर, एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल द वेसल्स ऑफ द लंग्स। तो ये जो एरिया इसके अंदर जो बना हुआ है, ये ब्लू कलर वाला, तो उसमें आपने बताया था कि इसको रूट ऑफ द लंग भी कहते हैं। और ये जो रूट ऑफ द लंग है, ये हाइलम, इस तरह आपने बताया था कि C6 से ट्रैके शुरू हो जाता है, C6 से ट्रैके शुरू हो जाता है मेन पॉइंट, और T4 पे जाके बाइफर्केशन हो जाती है ये, यानी इस तरह बाइफर्केट कर जाएगा, और T4 पे बाइफर्केट कर गया। फिर आपने बताया था कि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के एंटीरियरली, ब्रोंकाई के एंटीरियरली हमारे पास सेकंड रिब और एंगल ऑफ लुई लाया करता है। तो सेकंड रिब और एंगल ऑफ लुई ब्रोंकाई के सामने आ गया, और ब्रोंकाई के पीछे T4 आ गया। ठीक हो गया सर। और हाइलम जो होता है वो T5 से लेकर T7 तक एक्सटेंड करता है। ये सर, ये जो ब्लू वाला बना हुआ है ऐसे ही है ना, T5 से T7 तक। अच्छा, T5 से T7 तक ये एक्सटेंड कर रहा है। ये बताया था। राइट लंग की जो रूट है, 1 लोब राइट अपर, 1 मिनट, एक तो सर आपने राइट लंग का बताया था कि राइट लंग को, अच्छा, राइट लंग का पहला पॉइंट आपने बताया था कि राइट लंग थोड़ा स्पेसिफिक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इसका ये है कि इसके अंदर जो हमारे पास अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है इसके अंदर एंटर होने से पहले बाइफर्केट कर जाती है। इसके साथ साथ ब्रोंकस भी इसके अंदर एंटर होने से पहले बाइफर्केट कर जाता है। सर ये शो भी यही हो रहा है ना, ये एंटर होने से पहले 2 ब्लू वाले में बन गए हैं। अच्छा, राइट अपर ब्रोंकस आपने कहा था, और एक आपने मेमोनिक बताया था RLS, राइट एंटीरियर लेफ्ट सुपीरियर, यानी राइट आर्टरी एंटीरियरली एंटर कर रही है टू द राइट ब्रोंकस, और लेफ्ट आर्टरी सुपीरियरली एंटर कर रही है टू द लेफ्ट ब्रोंकस। राइट आर्टरी, हाँ ठीक है। और अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, ये क्रॉस जो है हार्ट है, और ये हमारे पास है पल्मोनरी, ये हमारे पास हाइलम है, और ये आर्टरी एंटर हो रही है। तो ये एंटीरियर है राइट के लिए, और सुपीरियर होगी लेफ्ट के लिए। अच्छा, और इसमें ये पॉइंट कंफ्यूज नहीं करना, पल्मोनरी आर्टरी इसमें ब्लू होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, लंग्स का केस है इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है। उसके बाद सर इसका अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है, लेफ्ट में पहले पल्मोनरी आर्टरी है, फिर ब्रोंकस है, फिर पल्मोनरी वेन है, राइट में पहले ब्रोंकस है, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर पल्मोनरी वेन है। राइट इज राइट, ब्रोंकस सबसे ऊपर आ रहा है। अच्छा, और उसमें ब्लू होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके जाएगी। सर इसमें एक पॉइंट ये था कि हाइलम के अराउंड ये जो ब्लू सा एरिया बना हुआ है, इसका जो बॉर्डर है इसको हम पल्मोनरी लिगामेंट कहते हैं। तो ये लिगामेंट है कोई जो बॉर्डर है जहाँ दोनों जो लेयर्स है विसरल और पैराइटल प्लूरा की वो मिल भी रही हैं। अच्छा, जो नीचे ब्लू लाइन जा रही है सिर्फ वो पल्मोनरी लिगामेंट है, और जो ऊपर जो बॉर्डर बना हुआ है जिसके ऊपर जो ये जो बॉर्डर है ब्लू वाला हाइलम का, तो यहाँ जो दोनों लेयर्स मिलती हैं वो इसे कवर कर रही है, तो वो जो उसको कुछ नहीं कहेंगे हम। अच्छा, जो नीचे एक्सटेंड हो रहा है वो पल्मोनरी लिगामेंट है। इंप्रेशंस, एक कार्डियक था, एक कार्डियक इंप्रेशन था, ये जो
अच्छा मेजरली लेफ्ट में दिखेगा क्योंकि ज़्यादा इधर हो एक नॉच है। कार्डियक नॉच भी होगी है, ठीक है। उसके बाद आपने बताया था ओर्टा का इंप्रेशन, सर वो भी ज़रा बता दें। अच्छा ये ठीक है, ओर्टा का इंप्रेशन। और उसके साथ ही आपने कहा था आगे एंटीरियरली एसोफेगस का इंप्रेशन होगा उससे आगे। इधर नहीं इतना अच्छा बना हुआ, ये इसके साथ ही होता है esophagus के। अच्छा उससे आगे ही होगा ना, यानी ये जो पहले ये वाला जो है ओर्टा का इंप्रेशन इससे आगे है। इससे आगे होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा इससे आगे है। उसके बाद डायफ्रामेटिक इंप्रेशन जो नीचे होता है, और वेगस इंप्रेशन आपने कहा था ये भी कुछ जगह Vagus मेंशन का भी होता होता है इधर, इसी इन्हीं के साथ होता है, लेकिन वो इतना माइनर है। है। वेगस राइट और लेफ्ट दोनों से आ रही होती है। आर्टरी वो आपने बताई भी थी शायद पहले। वेगस नर्व अच्छा वेगस नर्व बताई थी आपने, राइट और लेफ्ट आ रही होती है, तो वो दोनों डिफरेंट पॉइंट सेंटर होगी मतलब मतलब इधर ही करके वो ग्रूव करती है। एसोफेगस से इंटीरियरली, एसोफेगस के पीछे। एसोफेगस के पीछे और ओर्टा के इंप्रेशन के आगे। अच्छा सही। और सर आपने बताया था ये कोई पॉइंट के, यस एपेक्स जो दोनों एपेक्स हैं, आपने बताया था कि जो राइट एपेक्स है इधर से राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है और लेफ्ट एपेक्स से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है, कुछ सही है। सर आपने बताया था कि जो राइट लंग का एपेक्स है इसके ऊपर से एपेक्स से थोड़ा नीचे करके इसके साथ लगते हुए ऊपर आर्टरी निकलती है जो ओर्टा की ब्रांच होती है और वो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है। इसी तरह तरीके से लेफ्ट लंग के साथ भी थोड़ा सा जो एरिया यहाँ से भी एक आर्टरी निकलती है वो होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसकी मतलब ये दोनों आर्टरी दोनों ओर्टा की ब्रांच ही थी ना सर, राइट और लेफ्ट, क्योंकि वहाँ तो मैंने सर ये पढ़ा था ब्रैकियोसेफेलिक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ओर्टा से ही निकल रही थी। राइट क्या कहाँ से निकल रही थी? राइट सबक्लेवियन। अच्छा वो जो ब्रैकियोसेफेलिक जो पहली ब्रांच थी। अच्छा ब्रैकियोसेफेलिक सही है सर, इसका भी हो गया। और इसके साथ आपने बताया था इन आर्टरीज के साथ वेन्स भी जा रही होती हैं, यही पाथ फॉलो करते हुए, यानी राइट सबक्लेवियन के साथ राइट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन के साथ लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। अच्छा इस केस में वेन्स के केस में राइट और लेफ्ट मिल के ब्रैकियोसेफेलिक बना के ब्रैकियोसेफेलिक वेन बना के सुपीरियर वेना केवा में चली जाएंगी, ठीक है। यस सर इसमें एक ही चीज़ थी ये मार्क करवानी थी। राइट साइड पे आपने बताया था इस पे था कि राइट लंग के ऊपर हमने ग्रूव दिखाना था वेना केवा का, वो मुझे नहीं समझ आया था। राइट लंग के ऊपर आपने एक ग्रूव बताया था वेना केवा के लिए। किधर है सर? अच्छा वेना केवा का ग्रूव है। और सर दूसरा जो एजाइगस का ग्रूव है, एजाइगस वेन का ग्रूव, सर एजाइगस वेन का ग्रूव ये वाला हल्का सा, इतना अच्छा नहीं है इसमें। ये वाला है, हाँ ये वाला, ये जिधर अभी आपका थंब है, ठीक है। और यहाँ आपने सुपीरियर वेना केवा का ग्रूव बताया ये वाला। और यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा का। अच्छा इन्फीरियर वेना केवा का ग्रूव ये हो गया। ये 3 ग्रूव थे, एजाइगस का भी, सुपीरियर, यस सर। और जो सर ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री था ये वही है वो जो ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंका है जिसको हम मैंने बनाया हुआ है ये सर, ये है ना, ये इसमें ट्रेकिया था, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस जिसको प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं, इससे आगे पे लोबुलर ब्रोंकस जिसको सेकेंडरी कहते हैं, इससे आगे सिगमेंट ब्रोंकस जिसको टर्शियरी ब्रोंकस कहते हैं, फिर कुछ डिविजन्स के बाद टर्मिनल ब्रोंकस, और फिर उसके बाद लोबुलर ब्रोंक्यूल्स, पहली ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जाके इसका कंडक्टिंग डिवीजन खत्म हो जाता है। फिर आगे रिस्पिरेटरी डिवीजन आ जाता है जिसमें पहले रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर डक्ट और आखिर में एल्वुलाई आ जाता है, ऐसे ही है, ठीक। तो इसी को हम इस पूरे को हम ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री कहेंगे एंड तक, स्टार्ट से एंड तक। अच्छा इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं और वो सारा होता है, ठीक हो गया। यस सर सेगमेंट्स सुपीरियर लोब में 3 होते हैं, मिडल लोब में 2 सेगमेंट्स होते हैं, और इन्फीरियर लोब में 5 होते हैं, टोटल 10 इधर, 5 ऊपर 5 नीचे। लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं कि इधर 8 से 9 होते हैं, तो अच्छा बुक में 10 है, फिर बुक वाला ही ठीक है, सही है, यानी दोनों जगह 10 है। पीछे तो लास्ट में रेफरेंस दे देना। कौन सी बुक थी? लास्ट, ठीक है। अच्छा सर इसमें एक ज़्यादा ये आपने बताया था ना कि राइट ब्रोंकस जो होता है हमारे पास, ये जो पहले बाइफरकेट हो जाता है, थोड़ा सा पहले जो एंटर होने से पहले, ये जो बहुत बड़ा ब्रोंकस होता है और वर्टिकल होता है, तो अगर हम इसमें कोई बोलस खाएं, कोई खाना खाएं तो बोलस इसके अंदर भी आ सकता है। ये आपने सेगमेंट्स के बारे से कोई क्लिनिकल पॉइंट बताया था। और दूसरा आपने बताया था कि कैंसर में एक सेगमेंट को हम रिमूव भी कर सकते हैं, बाकी लंग सही चलता रहता है अगर स्प्रेड नहीं किया, ठीक। उसके बाद तो सारे बाकी सारे एलोज है सर।
अच्छा सर, इसमें जहाँ लिखा हुआ है फिजर्स, फिजर तो वो जो पहले दो पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक ऑब्लिक, बॉर्डर्स भी हो गए, सर्फेसिस भी हो गए, डिफरेंशिएट राइट एंड लेफ्ट लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रॉस। तो एक तो लोब्स में फ़र्क है दोनों में, और दो हाइलम के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें फ़र्क है, यानी प्रेशर में फ़र्क है। यस डिप्रेशन में फ़र्क है क्योंकि कार्डियक इधर है। हाइलम में भी इस तरह फ़र्क है ना, क्योंकि राइट में पहले ब्रोंकस आ जाता है, फिर आर्टरी, फिर वेन। लेफ्ट में पहले आर्टरी, फिर ब्रोंकस, फिर वेन आता है। अच्छा, यही तीन बस फ़र्क है। और उसके अलावा इम्प्रेशन में फ़र्क है। इम्प्रेशंस का हो गया। तो मेन यही है। अच्छा, ये ग्रॉस की बेस पे आइडेंटिफाई द इम्प्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ईच लंग, ये हो गया ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, ये भी अच्छा सर, ये आपने कहा था एक चीज़ है इधर डिफरेंट है, इधर मैम ने लिखा है डिफरेंशिएट रूट ऑफ लंग एंड हाइलम ऑफ लंग, फोर्थ एलो। जहाँ से यस सर, जैसे वो किडनी में भी पढ़ा था कि एंट्री पॉइंट हाइलम, रूट। और रूट भी बेसिकली यही होता है। यस, पिक्चर में भी यही बना था, लेकिन इधर डिफरेंशिएट लिखा है, इसलिए मैंने अभी देखा है। हाइलम उस एरिया को कहते हैं जहाँ से गुजरते हैं। अच्छा, हाइलम सिर्फ वो एरिया है, मतलब अगर मैं इसको ब्लू वाले को कह रहा हूँ, ये हाइलम है और रूट वो स्ट्रक्चर्स हैं सारे जो सारे पास और उनको सारे रूट ऑफ द लंग कहेंगे स्ट्रक्चर्स को, ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। अच्छा, बस एक ही फ़र्क है ये। और सर ये फ़र्क लग भी नहीं रहा ना, मतलब इसको रूट ऑफ द लंग क्यों कह रहे हैं, कोई सेंस तो होगी इस नाम के पीछे शायद। अच्छा चले, मैं इसको देख लूँ। अच्छा, इसके बाद है आइडेंटिफाई अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन रूट, वही राइट में ब्रोंकस ऊपर, आर्टरी, फिर वेन, फिर लेफ्ट में राइट में ब्रोंकस, ब्राइट इज़ राइट, हाँ, फिर वेन। और एक वेन आगे एक नीचे, अच्छा, वेन्स में भी एक वेन आगे, एक नीचे। अच्छा वो उसमें भी आता पहले। लेफ्ट में आपने बताया आर्टरी, ब्रोंकस और वेन्स आगे। लेफ्ट में आपकी आर्टरी ब्रोंकस है, आर्टरी सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर आर्टरी है, फिर ब्रोंकस, नीचे ब्रोंकस है, आगे एक वेन इधर और एक वेन नीचे। मतलब उसके नीचे ही है ना, थोड़ी सी आर्टरी से थोड़ी सी नीचे वेन हाँ, है। आर्टरी सब ठीक कुछ है। आर्टरी से अब लेकिन उसमें तो आर्टरी से ऊपर है ना ब्रोंकस, राइट में ब्राइट इज राइट, राइट में आर्टरी से ऊपर है ना ब्रोंकस, आर्टरी के पीछे है ब्रोंकस। थोड़ा सा ऊपर भी कह सकते हैं। ऊपर कह सकते हैं, फिर ऊपर भी अच्छा, और सर वेन्स के वाले से बता दें, वो मैं इस वेन पर। होती है और दोनों केसेस में एक वेन आगे पड़ी होती है, एक वेन नीचे पड़ी होती है। यस, और राइट में क्या होता है? दोनों केसेस में अच्छा, एक में आगे एक में नीचे, सही है, एक ठीक। वेन आगे एक नीचे। ये वही है ना सर, वो जो लेफ्ट एट्रियम में पीछे से जो चार आ रही थी, दो इधर से दो इधर से। अच्छा, समझ गया। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वही है जो पल्मोनरी ट्रंक बाइफरकेट करती है। अच्छा, डिस्क्राइब ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, वही हो गए 2, 3, 5, 5, 5। सिग्निफिकेंस एक में कैंसर में, और एक कैंसर आपने बताया था, और एक मेन कैंसर बस मेन कैंसर ही है, ठीक। एटिलेक्टिसिस और इम्फिसीमा। एटिलेक्टिसिस आपने कहा था कि जब हम सांस अंदर बाहर ले रहे होते तो लंग्स का कुछ अगर पार्ट या कोई सेगमेंट मूव करना बंद कर दे, एस्पायर करना बंद कर दे, तो एटिलेक्टिसिस ये बीमारी है सर? हाँ, बीमारी समझ लो। अच्छा, तो इसमें सर्विस है इसी में। अच्छा, वो आप इसका कोई मतलब, अच्छा इसमें सर्विस एरिया वाला नहीं है। इम्फिसीमा में आपने बताया था कि एल्वेओलाई बर्स्ट आउट कर जाते हैं, वॉल्स उनकी ब्रेक डाउन कर जाती है, वॉल्स टूट जाती हैं, तो सरफेस एरिया उनका कम हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का। अच्छा, और बस ये क्वेश्चन तो खत्म। फिर तो इसमें था ना, वेयर डज द ब्रोंकियल ट्री स्टार्ट, रिब्स लेवल, इसको सेकेंड एंगल ऑफ लुई नहीं। जो हेड एंगल ऑफ लुई आपका पहले ब्रोंकस डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यानी ये जो बाइफरकेशन है इसके आगे हमारा एंगल ऑफ लुईस है। आगे एंगल ऑफ लुई है, पीछे आपका T4 पड़ा। अच्छा, सही है सर, समझ गया। रिब्स का लेवल रिब्स का लेवल सेकंड रिब, वर्टिब्रा, रिब सेकंड है, वर्टिब्रा T4 है। अच्छा, हमारे पास व्हाट इज पल्मोनरी लिगामेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। पल्मोनरी लिगामेंट तो आपने बताया था ना, ये जो बॉर्डर है इसके हाइलम का जो बॉर्डर है, वो जो नीचे जो बन रहा है सर ब्लू वाला, इसको पल्मोनरी लिगामेंट कहेंगे। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा ये सर? अकोमोडेट करती है लंग की मूवमेंट में, हाइलम का ऊपर नीचे मूव करना। अच्छा, तो हाइलम लंग के साथ नहीं मूव करता? लंग के साथ मूव करते हैं, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स फिक्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत। अच्छा, बाकी जो उसके अंदर स्ट्रक्चर पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस, वेन है, उनको सही करती है। इसकी सर सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है। अच्छा, वेयर डू इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज लॉज इन ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री। वो जो आपने बताया था कि राइट ब्रोंकस सबसे बड़ा, ज़्यादा वाइड है, उधर बोल। अच्छा, ये फॉरेन बॉडी से मुराद बोलस है, ये मैक्रोफेजिस? बोलस कोई भी फॉरेन बॉडी होती है, कोई चीज़ जो आप खा हो या इस तरह। तो सर इससे अगर मुराद मैक्रोफेजिस ली जाए तो वो मैक्रोफेजेस तो ब्लड के पार्ट हैं।
मैक्रोफेजेस तो माइक्रोस्कोपिक आपका वाइट ब्लड सेल जिसमें बैक्टीरिया लिवर के अंदर जाके वो कर देता है, वो तो इसी बात से नहीं जाता। कह रहा हूँ बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक है। जी जी मैक्रोफेजेस तो ब्लड सेल्स हैं। समझ गया। तो फॉरेन बॉडी होती है जो बड़ी फिजिकल चीज़ है, जो अच्छा फिजिकली ब्लॉक करते हैं। समझ गया, ठीक है। और विच बॉर्डर ऑफ लंग प्रोजेक्ट्स इनटू कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। रिसेस मतलब ये मैंने पढ़ा था कल रात को लेकिन निकल गया माइंड से। कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस ये जो एरिया बनता है, मतलब सर रिसेस से ये क्या ले रहे जो हैं? एरिया में जो बनता है, यहाँ पे कोस्टल आ रही है, यहाँ डायफ्राम पड़े, ये जो खाली स्पेस बनती है, खाली स्पेस को रिसेस कहते हैं। खाली स्पेस। तो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, विच बॉर्डर ऑफ लंग प्रोजेक्ट्स इनटू कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, फोर्थ क्वेश्चन। ये इंफीरियर बॉर्डर। अच्छा इंफीरियर बॉर्डर है, सही। विच स्ट्रक्चर ऑक्युपाइज कोस्टो मीडिएस्टिनल रिसेस इन ब्रीथिंग। ये लिंगुला। क्या कहेंगे इसको? लिंगुला। लिंगुला। विच स्ट्रक्चर ऑक्युपाइज लिंगुला। इसको एक तो मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था, ग्रॉस में कह रहे थे बड़ा पॉइंटेड हेड है, ये जबकि इसके मुकाबले में ये पॉइंटेड इतना नहीं है, ये पॉइंटेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लिंगुला। लिंगुला। वेयर डज ब्रोंकियल स्क्रीशंस एक्यूमुलेट इन स्पाइन लैटरल पोजीशन। स्पाइन में आपने बताया था एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब, यानी ये अपर लोब है, सुपीरियर लोब की बात कर रहे थे, यानी आप उसके एंटीरियर सेगमेंट में होगा। अगर हम मुंह के बल नहीं, अगर हम मुंह के सीधा लेटे, ठीक है, स्पाइन वो होगी। लैटरल यानी हम साइड वगैरह से लेटे, तो साइड पे वो आपने बताया था कि राइट या लेफ्ट दोनों में से कोई भी पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब। अच्छा ब्रोंकियल सिक्रीशन से क्या मुराद है? ये जो बीमारी में हमारी जो म्यूकस ज़्यादा बन जाए वो कहाँ ठहरता है? व्हाट इज पोस्चरल ड्रेनेज? वो ये कि आपके पोस्चर के लिहाज से ड्रेनेज किस तरह कर सकते हैं इन सिक्रीशंस की। अच्छा सर ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ आया, आपने कहा था इस तरह करो उस तरह करो, लेकिन वो की मतलब बेसिकली पोस्चर चेंज के लिहाज हाँ। से सिक्रीशंस मूव करेंगे ना। ये इसमें स्पेसिफिकली कौन सिक्रीशन ले की बात हो रही है? यही म्यूकस टाइप। अच्छा अच्छा म्यूकस की। जैसे म्यूकस प्रोडक्शन होती है जिस तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है। अच्छा तो पोस्चरल ड्रेनेज में हम क्या कहेंगे अगर वो आया हो क्वेश्चन पूछते हैं? बेसिकली पोस्चर चेंज करने की वजह से आपकी ड्रेनेज किस तरह फैसिलिटेट हो सकती है। और इसमें जो आपने एग्जांपल दी थी, एग्जांपल वगैरह सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक्सेसिव सिक्रीशंस हो जाती है ना, अच्छा उनकी ड्रेनेज करनी पड़ सकती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के वाले से थोड़ा बता दें माइंड कोई से। डिजीज़ है उसमें आपकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अच्छा तो उसमें अच्छा ठीक है, पोस्चर के वाले से ड्रेनेज इफेक्ट होती है। व्हाट इज ब्रोंकोस्कोपी एंड इट्स यूज। ब्रोंकोस्कोपी आपने कहा था कैमरे के थ्रू ब्रोंकाई में हम देखते हैं, इसमें आपने फैक्टर्स बताए थे कि ट्यूमर देख सकते हैं या बोलस देख सकते हैं, ट्यूमर का सैंपल ले सकते हैं कैमरे के थ्रू, उसको ब्रोंकोस्कोपी कहेंगे। और इसके ये 3 यूजेज हैं। विच एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री इज इन्वॉल्व इन ब्रोंकियल एस्थमा। जो बिल्कुल टर्मिनल यूनिट होता है। टर्मिनल यूनिट इसका एल्वुलर सैक होगा ब्रोंकियल ट्री का, नहीं एल्वुलाई होगा ना, एल्वुलाई जहाँ से एल्वियोलाई नहीं, उससे पहले उससे पहले एल्वुलर सैक आएगा, उससे पीछे एल्वुलर डक्ट आएगा, उससे भी पहले जो लास्ट सेगमेंट उससे पहले एल्वुलर डक्ट से पहले स्मूथ मसल पड़ी होती है। उससे पहले हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। हाँ। तो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स वो वाली डिवीजन है इस ट्री की जहाँ ब्रोंकियल एस्थमा होगा। ये कि कंफर्म करो यार, रेस्पिरेटरी टर्मिनल में क्या टर्मिनल होता है। टर्मिनल होगा, रिस्पायरेटरी होगा, मेरे ख्याल है टर्मिनल होता है। आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है ज़रा पर। सही ठीक है, ब्रोंकी सर टर्मिनल इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी होता है। रेस्पिरेटरी होता है। रीज़न आखिरी यही यूनिट है जहाँ स्मूथ मसल पड़ी होती है। अच्छा वो कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, वो स्मूथ मसल स्पैज़म। तो सर स्मूथ मसल तो यहाँ भी इधर मैम ने लिखवाया था कि रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स आर बिटवीन द एल्वुलर नॉब लाइक प्रोजेक्शंस। इस वाली ये ज़्यादा मसला करती है, वो डक्ट में होते हैं, वो बहुत थोड़े पूरी डक्ट आपकी स्पैज़म कर देती है। सही है सर। और सर ये जो डिफरेंट कलर्स बने हैं इसकी कोई रीज़न है? ये कोई सेगमेंट्स बता रहे हैं? सेगमेंट्स बनाए हैं। अच्छा ये मतलब 10 सेगमेंट्स जो बनाए हुए उसके वाले से। और तो सर इसके वाले से लंग में कुछ रह तो नहीं गया? लोब्स के हिसाब से तो नई सेगमेंट्स ही बनाए हैं। सेगमेंट्स है ना, ठीक है सर। इसके वाले से और तो कुछ नहीं रह गया ना सर लंग्स में, बस यही हो गया।